अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज एक छोटी सी खबर छपी है हमारे टाइम्स में, आप लोगों ने पढ़ी होगी। खबर ये है कि चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सामूहिक बैठक की है और उस बैठक का एजेंडा जो है वो तीनों देश कैसे मिलकर के समिति के साथ काम करें, वो है जो होता है। और उसके पहले चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बैठक की और उसमें भी एजेंडे पर सहमति बनी। अब एजेंडा क्या है क्या नहीं है, इस पे तो बाद में चीज़ें खुलेंगी। फिलहाल जो भारतीय राजनयिक स्थिति है और वैश्विक राजनयिक स्थिति है, उसमें ये मानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि इन तीनों देशों के साथ बैठक करके चीन ने भारत को घेरने की ही योजना बनाई होगी। अब आपको यहाँ एक बात और बता दें, ये बात हम लोगों की उम्र के तो लोग जानते हैं, नई जनरेशन नहीं जानती, कि साउथ एशिया में शुरू से 1900 ये मान के चलिए कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में चीन आज़ाद हुआ, कम्युनिस्ट चीन। और उसी समय से चीन का जो एजेंडा था वो ये था कि साउथ एशिया में हमको भारत को दबदबा नहीं बनाने देना है। ये इस एजेंडे को लेकर के एकदम स्पष्ट था। और नेहरू जी के प्रयासों से जो थोड़ा बहुत भारत का दबदबा बन रहा था, उस दबदबे को ख़त्म करने के लिए चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया और उसकी दुर्दशा की। ये दुनिया जानती है इस बात को। धोखे से किया गया आक्रमण था जिसका प्रभाव बहुत ही भीषण पड़ा भारतीय राजनीति पर और पूरे वैश्विक राजनीति पर। और नेहरू जी तो खैर उनके विचारों को उस धोखे से लगभग मृत्यु हो गई। खैर राजनीति में जो भी आदमी थोड़ा सा सहृदय होता है वो मारा जाता है, ये फैक्ट है। और बहरहाल उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने उन सब चीज़ों को नए सिरे से दुरुस्त किया और इंदिरा गांधी ने तमाम ऐसे काम किए जो अपने पिता पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू की खामियों से उन्होंने सीखा था और जो वैश्विक परिदृश्य में भी उन्होंने तमाम चीज़ों को समझा और उस हिसाब से तदनुसार कार्य किया। बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी, एक दो का जिक्र करूँगा। जैसे 1974 में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण करके 1974 में ही उन्होंने ये जता दिया कि अब भारत से उलझना आसान काम नहीं है। और उस का फर्क भी पड़ा। 1974 ऑनवर्ड्स बहुत लंबी लड़ाई, बड़ी लड़ाई जैसे युद्ध होते थे नहीं हुए। और 74 के पहले आप समझ लीजिए कि 4 बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थी सन 47 से 74 के बीच में ही। बहरहाल एक तो उस पर रोक लगाई इंदिरा गांधी ने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, पहले क्या था कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी हुआ करते थे। पाकिस्तान जब भी आक्रमण करता था तो पश्चिमी सीमा से ये इधर से आक्रमण होता था और पूर्वी सीमा से बांग्लादेश आक्रमण करता था, क्योंकि तब वो भी पाकिस्तान था। इस समस्या से भी इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में निजात दिलाई और नया देश बांग्लादेश बना दिया। उससे भारत थोड़ा और सुरक्षित हो गया। और तीसरा बड़ा काम जो इंदिरा गांधी ने किया वो ये था कि चीन शुरू से जो है वो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें मतलब आसाम, मेघालय ये सब है, उन सब टेरिटरीज को वो मान्यता नहीं देता, उसमें मुश्किलें खड़ी करता रहता है। और लंबा उद्देश्य उसका यह है कि नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करके और अगर संभव तो उसके कुछ भूभाग पर या संभव तो पूरे नॉर्थ ईस्ट पर ही कब्जा किया जाए। इसको लेकर के भी योजनाएं बनाता रहता था। वो भारत, अगर आप लोगों ने कायदे से नक्शा देखा होगा तो जहाँ पर सिक्किम और भूटान है, सिक्किम और भूटान के पास एक बहुत छोटा सा गलियारा है, उसको चिकन स्नैक बोलते हैं। वो बहुत ही छोटा सा गलियारा जो कुछ 2.5 किलोमीटर चौड़ा है ना। वो गलियारा जो है नॉर्थ ईस्ट को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ता था। ये बहुत बड़ी खतरे की स्थिति थी, क्योंकि चीन किसी भी समय उस गलियारे को अतिक्रमण करके कुछ मुसीबत खड़ी कर सकता था। उससे निपटने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने सिक्किम, जो उस चिकन स्नैक पे एक छोटा सा राज्य था, उस पर कब्जा किया
और भूटान को भारत का आश्रित स्टेट बनाया। उसके चलते जो नॉर्थ ईस्ट की सीमा थी वो ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत हुई। ये काम भी इंदिरा गांधी ने किया। ये सब काम उन्होंने किया और साथ ही साथ उन्होंने जो उस बात का इंदिरा गांधी को अंदाज़ा था कि चीन जो है कभी न कभी कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो अपने पांव पे खड़ा हो और उसकी दक्षिण एशिया में और दुनिया में उसकी वो बढ़े इज्जत, इसलिए उसको लगातार घेरेगा। इसलिए इंदिरा गांधी जो थी वो अपने पड़ोसियों से बहुत बना के रखती थी और उसके अलावा पूरी दुनिया के भी तमाम देशों में उनकी बड़ी धाक थी। और उसके पीछे कारण ये था कि वो जिसके लिए जहाँ तक संभव होता था करती थी। खासतौर से अब मैं फिर भी उस बात को कहूँगा कि पुराने लोगों को थोड़ा बहुत देखा है, नई जनरेशन को तो पता ही नहीं। अफ्रीका के जो तमाम देश थे उन देशों की बहुत मदद इंदिरा गांधी करती थी, क्योंकि तब भारत भी उतना संपन्न देश नहीं था, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकता था खाद्यान्न से हथियार से इनसे सबसे उनकी मदद करती थी। और पड़ोसी देशों की तो बहुत ज़बरदस्त मदद करती थी इंदिरा गांधी, हमें याद है, मुझे याद है, मैंने देखा भी है। खासतौर से जो छोटे छोटे देश है, उधर से आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री भंडार नायके जब आती थी या नेपाल के राजा जब आते थे, इस तरीके से जब लोग आते थे तो उनका व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाती थी और उनका ध्यान रखती थी। इन सब राजनीति का परिणाम ये था कि भारत अपने क्षेत्र में एक स्थिर और सुरक्षित देश था, जिसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। और 62 की लड़ाई के अलावा उसके अलावा भी ऐसा नहीं है, चीन ने कुछ क्या नाम है छुटपुट कई बार सीमाओं पे जैसे उसने अब की किया है, इस बार तो खैर उसने कब्जा भी कर लिया ज़मीन, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसा कभी नहीं पाया। वो झड़प होती रहती थी सीमा की, लेकिन उसका माकूल जवाब इंदिरा गांधी देती थी। और उससे भी बड़ी बात कि इंदिरा गांधी ने कभी भी 62 के आक्रमण के बाद चीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। इंदिरा गांधी, मेरा ख्याल है वो शायद पहली प्रधानमंत्री थी जब से अपने मोदी जी तो खैर कोई बात है, उनका तो चीन प्रेम जग जाहिर है, लेकिन प्रधानमंत्री रहने के दौरान इंदिरा गांधी ने कभी चीन का दौरा नहीं किया और चीन के साथ एक अपेक्षित दूरी इंदिरा गांधी ने बना करके रखी। खैर ये सब तो होता रहता है। उसके बाद बीच के कालखंड छोड़ दिया जाए तो फिर अपने विश्व गुरु आए। विश्व गुरु की तो जो दास्तानी निराली है, जो भी नहीं कही कहते बने। विश्व गुरु की पार्टी का एजेंडा बिल्कुल एक है, इस बात को अब लोग समझ भी गए, जो नहीं समझे वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हमको भारत पर शासन करना है। भारत पर शासन करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन भारत पर शासन हमको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना है। जो हमारे जो भी निहित उद्देश्य है, जो भी है, उसको लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं। भारत पर शासन करने की उनकी मंशा भारत का कल्याण करना नहीं है। अपनी जो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को लागू करने के लिए भारत पर शासन करना है उनको, नंबर 1। और नंबर 2, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भी अवधारणा है, वो जो भी मतलब उसको फिर कभी डिटेल में बताऊंगा, बीच बीच में बताता भी रहूँ, वो धारणा वो केवल भारत पर ही लागू कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत से इतर बाहर अगर जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि मारे जाएंगे, इतना कन्फर्म है। इसलिए जो कुछ करना चाहते हैं भारत पे ही करना चाहते हैं और उसमें उनकी मंशा केवल है कि हम किसी तरीके से भारत पर कब्जा करके बैठे रहें और अपने एजेंडा पूरा करते रहें, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से वो इस बात को चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे मतदान में हेरा फेरी करना हो, जैसे जैसे आजकल वो बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा कि उड़ीसा में आजकल वो मीटिंग करने जा रहे हैं अपने मोदी जी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, उन्होंने कहा कि साहब भीड़ बढ़ाने के लिए हमको जबरदस्ती यहाँ के ले जा रहे हैं, ये सब भी वो करते हैं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं वहाँ जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठी करना है कि हम लोग इस गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब शहरी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके चावरा में रुक चुकी है। पता ना कब तक बस जाएगी। मोदी जी पटना में आए हुए थे, वहाँ पे आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लेके जाया जा रहा है। बस माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है बनाने के लिए। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के नहीं, सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं कोई था? इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ रहा है? आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, अपने घर रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, अपने कोई भी कार्य करते, यहाँ पे तो आके हम लोग भी चौड़ा में नहीं। मैंने बताया ना कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल भारत पर शासन बनाए रखना, और एक दफे जब वो आ गए तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से इस शासन को छोड़े ना, चाहे उनको जिस हद तक भी जाना पड़े। ये आप देखिएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी चुनाव हारने के बाद चले जाएंगे या कुछ करेंगे, उनकी गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। मोदी जी यथासंभव प्रधानमंत्री तो नहीं छोड़ेंगे, ये कन्फर्म जाएंगे।
और उसके लिए जो जो करना होगा करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। और एक चीज़ और हुई जिसने भारतवर्ष का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, जिसको चीन जो है समझ रहा है, उस तदनुसार उसने कार्य करना शुरू कर दिया है। विश्व गुरु होने के चक्कर में अपने मोदी जी जो थे वो पूरी दुनिया भर में घूमे, और मैं पहले दिन से कह रहा था, लेकिन चूंकि पूरी मतलब सरकार के ढिंढोरे के सामने मेरी सुनता कौन है, सुनना भी नहीं चाहिए, तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मोदी जी विश्व गुरु बनने जा ही नहीं रहे थे। मोदी जी एक वंचित परिवार के बालक हैं और वो पूरी दुनिया भर घूमने जा रहे थे, और साथ ही साथ उस विचारधारा को अगर संभव होता तो फैलाने के चक्कर में थे कि हमारी संघ की विचारधारा से भी दुनिया वाकिफ हो जाए, जो संभव नहीं था, क्योंकि संघ की जो भी विचारधारा है उसका वैश्विक कल्याण से कोई लेना देना है ही नहीं। उसका कुल उद्देश्य भारतवर्ष के ऊपर काबिज रहना है, और भारतवर्ष के ऊपर कोई भी सत्ता काबिज रहे उसका दुनिया से क्या लेना देना। जो काबिज होगा दुनिया उससे इंटरेक्ट करेगी, नहीं कर पाएगी तो उसको उसके हाथ में छोड़ के चली जाएगी, जैसा दुनिया कर रही है। मोदी जी को उनके हाथ में दुनिया ने छोड़ दिया है। अब कभी शी जिनपिंग को गरिया रहे हैं, कभी क्या नाम है अपने ट्रंप साहब उनको डांट रहे हैं, अब मोदी जी अपना दांत निकाले ही कर रहे हैं। तो ये होता है। अब उसी सिलसिले में आप सुन लीजिए, जब वो विश्व गुरु बनने निकले अपने मोदी जी, तो विश्व गुरुत्व के उसमें क्या नाम है घमंड में, और तमाम जो, अच्छा मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि जब वो विश्व गुरु बनने निकले तो इसका पहला उद्देश्य तो घूमना था, दूसरा उद्देश्य अडानी को धंधा दिलाना था, और तीसरा उद्देश्य जो था वो ये कि लोग हमको विश्व गुरु के तौर पर मान्यता दें। भाई विश्व गुरु के तौर पर उनको मान्यता दे ही नहीं सकती थी दुनिया, क्योंकि भारत जो है कहीं से भी एक ऐसा राष्ट्र नहीं है, बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है जो अधिकतम मार्केट की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं, ना हम कुछ बनाते हैं, ना हमारी कहीं कोई हैसियत है। एक झुंड को, मतलब हमारे पास पहचान के रूप में केवल एक जनता के बहुत बड़ा झुंड है, उस झुंड के चलते दुनिया क्यों हमें क्या नाम है मान्यता देगी। हाँ, चूंकि इतने बड़े झुंड का देश का एक नेता प्रधानमंत्री चला जाता था लोगों से मिलने के लिए, कभी बुलाए कभी बुलाने पर, कभी बिना बुलाए, तो वहाँ के लोग उनको मिनिमम वो दे देते थे, मतलब रिस्पेक्ट दे देते। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई आया है तो हम उसको पहले चाय पूछेंगे। मोदी जी कभी कुल उतने उनका वहाँ होता था स्वागत सत्कार, जिसको यहाँ का मीडिया बड़ा चढ़ा के बताता था। अब वो भंडा भी फूट गया जब उनको सामने आई, जब ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बने और वो नहीं बुलाया मोदी जी को शपथ ग्रहण में, तो जयशंकर जाके वहाँ पड़े रहे, और उसके बाद जब भी नहीं माना तो ज़बरदस्ती वहाँ चले गए, और फिर उसके बाद जो हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अब इसमें एक चीज़ और भी होने लगी है जो आप देख रहे होंगे कि इस समय दुनिया में चूंकि एक ऐसा देश है जो परास्त देश है, जिसका जो नेता है उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, जिसके नेता को उसके पड़ोसी भी मान्यता नहीं देते, वैश्विक गुरु बनना तो बहुत दूर। वहाँ वो झगड़ा जो है वो जो इस समय सचमुच के दो विश्व गुरु जो बनने की लड़ाई है चीन में और चीन में और अमेरिका के बीच में, उसमें जो है अमेरिका भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अमेरिका चीन के ऊपर, चीन जो है भारत के ऊपर इसलिए भी भारी पड़ता नजर आ रहा है कि भारत उसका डायरेक्ट पड़ोसी है, उसको घेरना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। मस्त तो डांट डपट करके थोड़ा बहुत बोल के चुप रह जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष को घेरना चीन के लिए कहीं आसान है, वो काम कर रहा है। वो भारतवर्ष जो है वो कभी भी चीन के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। ये जो गलवान घाटी में इसमें समय जो विश्व जमीन कब्जा किया, इसे भी कंफर्म है, और मोदी भी इस बात को जानते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कभी आप देखिए वो चीन का नाम नहीं लेते। ये तो एक बात। अब इस पूरी बात पे मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूँ। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि बजाय इसके कि चीज़ों को उनके समुचित परिप्रेक्ष्य में देखने के, मोदी जी अभी भी शायद अपनी दुनिया में ही जिंदा है, और ये दुनिया में भी नहीं जिंदा है। उनका उद्देश्य कन्फर्म है कि हमको भारत में अपनी सत्ता चाहिए, और भारत के लोगों के बारे में भी उनको मालूम है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और ज्ञानी हैं, उनको कुछ भी बता के बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हालांकि अब ऐसा है नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा है भी। अब उन्होंने एक नया शिकूफा छेड़ा कि ट्रंप ने उनको फ़ोन किया, 35 मिनट बात हुई और कहा कि आप इधर से जाइए, खाना खा करके हम लोग बात करेंगे। तो खाना खा के जाइए, इतनी बात तो 5 मिनट में हो गई होगी, बाकी 30 मिनट में क्या बात हुई ये वो नहीं बताएंगे। खैर बहरहाल मोदी जी का काम करने का अपना तरीका है, वो एक अलग बात है। भारत उसके चलते कितने नीचे चला जा रहा है, और चीन उसको कितनी बुरी तरीके से गिर रहा है, इसको चीज हो सकता है मोदी जी जानते भी, लेकिन जान के करेंगे क्या। शी जिनपिंग का वो नाम लेने से तो उनकी हालत खराब हो जाती है, और ऊपर से क्या नाम है ट्रंप जो है वो अपनी अलग जोते हुए हैं, ट्रंप को भी जवाब नहीं दे पा रहे, बार बार कहता है युद्ध विराम कराया। बहरहाल तो कुल मिला के स्थिति ये है जो दिखाई दे रही है कि विश्व गुरु जो है अपने विश्व गुरु बनने के चक्कर में उन्होंने भारत को भी एकदम रसातल में पहुंचा दिया है। और जब ये होने वाला होता है तो इसी तरीके की घटनाएं होती हैं। मैं आपको एक इसी से संबंधित एक प्राचीन एक मध्यकालीन इतिहास की घटना बता के बात खत्म करूंगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा
जैसे अपने मोदी जी विश्वगुरु स्वयं घोषित विश्वगुरु है, उसी तरीके से मुगलों के लास्ट आखिरी दौर में जब मुगल मतलब औरंगजेब मर चुका था, उस समय तक भारत सचमुच विश्वगुरु था, जो औरंगजेब के मरने के बाद गड़बड़ाने लगा। तो उस बात के दिनों में एक मुगल बादशाह हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके ज़माने में नादिर शाह आया था। मोहम्मद शाह रंगीला उसी भ्रम में था कि वो विश्वगुरु है, मुगलों का गौरव ऐसे ही जैसे आपके क्या नाम है मोदी जी एक भ्रम में रहते हैं कि विश्वगुरु है, ये जो भी है। तो उसी समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत पे, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत मशहूर भयानक आक्रमण था। भारतवर्ष को लूट के ले गया वो, और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन वगैरह सब लूट ले गया। उस ज़माने में 700 ऊँटों पे लूट का माल लाद करके नादिर शाह ले गया। तो नादिर शाह जब आक्रमण करते हुए आया, हरियाणा में आकर के रुका वो, तो उसने लोग गुप्तचर सूचनाएं ला रहे थे कि नादिर शाह बढ़ रहा है, नादिर शाह बढ़ रहा है, नादिर शाह बढ़ रहा है। जैसे इस समय सब गुप्तचर सूचना ला रहे होंगे कि साहब चीन घेर रहा है, चीन घेर रहा है, चीन घेर रहा है। कहाँ फुर्सत विश्वगुरु को। तो उसी समय जो उस समय के विश्वगुरु थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनको भी कहाँ फुर्सत, दारू पिए मस्त रहते थे। कहते थे कि अच्छा अभी दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और आखिरकार नादिर शाह चढ़ बैठा। उसके बाद जो हुआ, जो लूटपाट बची, वो आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके बारे में बता रहा हूँ कि नादिर शाह पूरी दिल्ली को लूट करके और लाखों लोगों को मार करके वापस चले गए। ये पूरी कहानी हुई। उसी तरीके से अपने विश्वगुरु भी बैठे हुए अपने उसमें जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, और उधर चीन में हिंदुस्तान को घेर रहा है। देखिए, भगवान न करे इसके रिपरकशन सामने आवे, लेकिन बकरी की अम्मा कब तक खैर बनावेगी। रिपरकशंस तो सामने आएंगे और लोग देखेंगे। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे